तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज संडे है और आपकी क्लास हमेशा संडे को इसी प्रकार से कोई ना कोई क्लास रहती है। यानी आपको टॉपिक न मिलके आपके लिए जो दिशा निर्देश होते हैं या जो डायरेक्शन होते हैं आपके एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम की रणनीति को लेके, आपको मोटिवेट करने को लेके, इन्हीं सब वीडियोज़ के साथ मैं आता हूँ। और एक और चीज़, आज मैंने एक कॉमेंट पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि सर अभी हमने 12th पास किया हुआ है, हम लोग आगे स्ट्रेटजी यानी स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं और अपना ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं साथ साथ ही, तो हम लोगों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे वो कमेंट पढ़ के, क्योंकि अगर आप इस उम्र में अगर आप जागरूक होते हैं तो आपका भविष्य निश्चित तौर पे क्या है, सुनहरा सिद्ध होगा। ठीक है, अब मान के चलिए कोई इंसान 12th पास करने के बाद यानी 18, 16, 17, 17.5 साल में अगर ये सोचता है कि वो ग्रेजुएट करने के साथ साथ तैयारी करेगा और जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसकी यहाँ तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बताओ कौन रोकेगा उस इंसान को। कोई तो ऐसे होते हैं जो 28, 29, 30 साल बाद जागते हैं, कोई अगर 16, 17, 18 साल में जाग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों के लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगा, उन सभी छात्रों के लिए जो इस बार ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट चल रहे हैं या जिन्होंने 12th वगैरह किया है, उन लोगों को अगर इस सेक्टर पे आना है, गवर्नमेंट सेक्टर पे, उनको कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊँगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, इसकी टेंटेटिव जो डेट है यानी जो इसकी संभावित डेट है लोअर पीसीएस की, वो कब बताई गई है, 12 दिसंबर के आसपास। ठीक है, जो चर्चित है और संभवतः यही डेट भी होगी, 12 दिसंबर के आसपास ही आपका पेपर भी होना है इसका, क्योंकि दिसंबर में ही संभावित था और लगभग जो चांसेज है वो 12 दिसंबर के ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने के चांसेज हैं। तो अभी कितना है फिर आप लोगों के पास समय, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, यानी अक्टूबर 12 आ जाती है, नवंबर दिसंबर यानी 2 महीने यानी 62 डेज के समथिंग आपके पास है। त्योहारी सीजन है, कुछ दिन अगर इधर उधर त्योहारों में मौज मस्ती कर भी लोगे, 50 दिन मतलब ऐसे हैं प्योर जो आप लोग तैयारी करेंगे। अब देखिए, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न से तो आप भली भांति वाकिफ़ है और इसमें कमांड उस बंदे की रह सकती है, यानी उसको जो तैयारी करता है और जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, यानी मैथ्स से तो बहुत मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते लेकिन वो रीजनिंग बेस पे मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी जो आपका 50 नंबर का पोर्शन है, यानी 150 में से आपको अगर पेपर को कैटेगराइज करोगे, डिवाइड करोगे 100 और 50, यानी ये है। और इसकी जो कट ऑफ रहती है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, लोक सेवा आयोग जो पेपर कराता है यूकेपीएससी, वो अगर प्रारंभिक परीक्षा कराता है पीएससी, तो आपको ये मान के चलना होगा इस पेपर में अगर आप 100 स्कोर करते हैं, 100 और 100 प्लस, आप 100% क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, जैसा अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि करोगे ही करोगे, लेकिन जैसा वो पेपर बनता है, और पेपर कैसा बनता है पता है, यूकेपीएससी जो एग्जाम कराता है वो 60% यानी 60% अगर आपके प्रारंभिक परीक्षा में मार्क्स आते हैं, प्रीलिम्स में मार्क्स आते हैं, तो आप मान के चलिए क्वालिफाई हैं। और पेपर ऐसा बनता है जो 60 पेपर, वो पेपर ही ऐसा बनता है। आप देखो, आप बहुत ब्रिलियंट आपके बैच में हैं, यानी आप प्रारंभिक परीक्षा देने वाले बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सबके हाई लेवल के मार्क्स आ गए, तब तो कट ऑफ 80 भी मतलब 80% भी जा सकती है, 70% भी जा सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए अगर आप 150 का 60% यानी 90 मार्क्स के समथिंग लाते हैं, यानी 90 मार्क्स के, ये मान के चलिए यहाँ से आगे को जाने का मतलब आप क्या हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं प्रीलिम्स में। लेकिन अगर आपके ये आ जाते हैं 100 प्लस, तो आप 100% क्या है, प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। और कोई बंदा अगर ऐसा है जो पेपर देने के बाद ये लेके आता और पेपर एवरेज था, एवरेज का मतलब जो हाँ 90, 92, 94, 5 मार्क्स लायक था, अगर वो इतने मार्क्स लाता है तो मान के चलिए वो मेंस की तैयारी करेगा ही करेगा। इतने में भी मेंस की तैयारी करते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा पेपर देखना पड़ता है, ये वही है बाउंड्री लाइन वाले, क्योंकि कभी 90 जाएगी, कभी 92, कभी 93, ऐसे कट ऑफ रहते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा अनुमान बता देता हूँ। यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है उसकी जो कट ऑफ रहती है प्री एग्ज़ाम में, अगर 150 का पेपर है तो कहीं इसके समथिंग रहती है। मैक्सिमम देखना आप 90 से 100 के बीच में, इसके मिड में रहेगी। कब, जब पेपर कैसा बना है, एवरेज। एवरेज का मतलब ना बहुत हल्का, ना बहुत इजी, ना कुछ इस टाइप का, मतलब ना बहुत इजी ना बहुत टफ। ठीक है, लेकिन अगर हाँ पेपर टफ बन गया तो कट ऑफ तो 85 भी जा सकती है, कट ऑफ 80 भी जा सकती है, फिर पेपर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जनरल वे में मान रहे हैं, अगर हम 150 नंबर का पेपर देते हैं तो ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, इसके समथिंग आप लोग कट ऑफ में आते हैं और ये 100% सिलेक्शन, और यहाँ लगभग चांसेस रहते हैं 90%, 85% चांसेस रहते हैं कि आप प्री को क्वालिफाई कर चुके हैं।
अब आती है सर बात, ये बताइए कि ये जो एग्जाम है इसकी रणनीति को लेकर बहुत टाइम से डिस्कशन लोग, मतलब कई लोगों ने, कई छात्रों को मैसेज करते रहते हैं। अब होता ही है यार, हमारा जो हित होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, हम उसको पाना चाहते हैं। यानी कई बच्चे इसमें ऐसे हैं जो ग्रुप सी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो यूपीपीएससी लोअर पीसीएस के फॉर्म भरे, और कईयों ने तो मुझे ये कहा सर आपने हमें मोटिवेट किया इसीलिए हमने इस फॉर्म को भरा। ठीक है, मैं सब समझता हूँ आप लोगों का। दूसरी बात ऐसी है, कई लोग जो इस एग्जाम को नहीं देने वाले हैं, वैसे फील तो सभी ने किया होगा, आप लोग सभी जानते हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ, इसका मेन से उतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, 2 पेपर है, हिंदी का और मेन से दूसरा पेपर, वो आपको सब डायरेक्शन दूंगा। एक बार प्रीलिम्स हो जाने दीजिए और प्री को ऐसा लेके चलिए कि आपको 90-100 यानी 100 मार्क्स के समथिंग आपका स्कोर रहना चाहिए। आप अगर 150 नंबर का पेपर है, उसको उसमें पूरा का पूरा इंक्लूड होकर, पूरा घुस के अगर ये सोच रहे हो 150 में से 140 लाने, 150 लाने, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब तो आप खुद ही ले आओगे, पेपर दोगे तो बताओ क्वेश्चन आ रहा होगा तो कैसे टिक नहीं मारोगे, तो आएगा ही आएगा ना। लेकिन ये मान के चलिए प्रीलियम से है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, पहली बात। ठीक है, ये आपके फाइनल सेलेक्ट में कोई सिलेक्शन में कोई काम इसका रोल नहीं है, ये सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है कि आप मेंस का एग्जाम लिख सकें। और ये क्यों ऐसे सोचा जाता है, प्री एग्जाम क्यों कराया जाता है, छटनी के लिए कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप ओपन भर्ती करवाते हो, सभी लोग फॉर्म भरते हैं जो उसको मतलब क्वालिफिकेशन में आते होंगे, जो एलिजिबिलिटी रखते होंगे। लेकिन अब उतने लोगों को एक साथ मेंस में एक ही चरण में अगर एग्जाम करवाओगे तो बताओ कहां से 1 लाख लोगों को मेंस लिखवाओगे आप, कहां से 1-1.5 लाख लोग मेंस लिखेंगे एक ही स्टेट के अंदर। तो इसीलिए छटनी कराई जाती है। ठीक है, ताकि पहले प्रीलिम्स के बेस पे हम लोग क्या कर दें, छटनी कर दें, एक ऐसा मार्क्स निकाल दें जो उसको मेंस लिखने, मेंस का तो खैर वो नहीं, जिसका मतलब कहने का मतलब है हम लोग छटनी करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपकी क्या प्लानिंग है 12 दिसंबर को लेके, मैं नहीं जानता आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे एक चीज़ बता देता हूँ, इसके पेपर का क्या रहता है। मतलब कई लोग कहते हैं ना सर एक एवरेज स्कोर, मैंने बता दिया क्या कट ऑफ रहेगा। कई लोग ये कहते हैं कि सर ये बता दीजिए एक बार 150 नंबर का पेपर है तो किस सेक्शन में से कितना आएगा। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, आप जानते हैं 100 मार्क्स की क्या है, जीएस है, जीएस प्लस उत्तराखंड। ठीक, बाकी का आपका 50 नंबर का क्या है, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन यानी रीजनिंग, और कुछ क्वेश्चन मैथ्स का। मैथ्स से बहुत भारी भरकम वाली नहीं, मैथ्स का एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो रीजनिंग वाला, जैसे राम की आयु श्याम की आयु से इतनी वर्ष बड़ी है, 5 साल बाद दोनों की आयु में इतना गैप था, वर्तमान में राम की आयु श्याम की आयु की कितनी है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, वो एक शीशे की ओर देखते हुए एक महिला ने कहा इसका पति ये है वो है, ऐसा वैसा क्वेश्चन आएगा, इसका इसके साथ क्या संबंध है। और कुछ क्वेश्चन कैलेंडर वगैरह के आ जाते हैं, त्रिभुज वगैरह छांटने आएंगे, स्क्वायर वगैरह रेक्टेंगल वगैरह वो निकालने के लिए आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला नंबर क्या होगा, वो फिल करने को आएगा आपका, इस टाइप की रीजनिंग आती है। यानी रीजनिंग में आप अगर थोड़ा भी कमांड है, कभी आपने थोड़ी रीजनिंग की प्रैक्टिस की है तो रीजनिंग में आप अटकोगे नहीं, क्योंकि अगर 50 नंबर की रीजनिंग है, 20 से 25 नंबर की वो रीजनिंग ही कहलाती है। रीजनिंग का मतलब आप उसको देख के आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि ये रीजनिंग है, आप इस रीजनिंग को कर लो, जो तर्क शक्ति, आप अपने लॉजिक के आधार पर आंसर लगा रहे हो ना, आपको कोई जरूरत नहीं कोई फॉर्मूला लगाने की, कोई कुछ करने की। 20 से 25 नंबर की ऐसी रीजनिंग होती है, बाकी बची 20 से 25 नंबर की थोड़ा सा आपका क्या होता है, टिपिकल भी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन, थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला वगैरह, थोड़ा उसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह काम करती है, उसकी बात बाद में आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो अब इसमें एक चीज़ है, यूकेपीएससी के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूकेपीएससी के साथ आपको अनावश्यक नहीं पढ़ना होता है। यानी जैसे हम लोग यूके ट्रिपलएससी एग्जाम की अगर तैयारी करोगे तो आपको उसमें बहुत डेप्थ में कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आपको हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है। लेकिन यूकेपीएससी के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपने बस टॉपिक पढ़ा होना चाहिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपने पढ़ा ही नहीं है तो वो अलग बात है। जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ, अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो, 2 चीज़ें हैं, देखो उत्तराखंड पढ़ रहे हो, अगर आप उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की अगर आपने भूमिका पढ़ी कोई टॉपिक, तो अगर आपने टॉपिक किसी भी किताब से पढ़ा है तो उसमें यूकेपीएससी से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूकेपीएससी के अंदर वो जनरल क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, हाईलाइटेड क्वेश्चन। लेकिन अगर आप यूके ट्रिपलएससी की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको इससे कहीं क्वेश्चन दिखेगा और कितना डेप्थ में पूछ दे, कहां से पूछ दे, कभी कभी ये भी सोचनीय विषय रहता है। चलो वो खैर बात की बात है। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ क्या होता है, यहाँ प्योर मार्क्स आते हैं, यहाँ हर सब्जेक्टिव वैल्यू, यहाँ आप ये मत समझना कि हम हल मतलब ऊपर ऊपर ही पढ़ लेंगे। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, ठीक है, साइंस है, जनरल साइंस जिसको कहते हैं, और कुछ एक क्वेश्चन कंप्यूटर के, ये मान के चलो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी से, कम 8 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, कम 8 से 12 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से, और साइंस का जो पोर्शन है कम से कम उसमें 5 से 8 क्वेश्चन। कितने? 5 से 8 क्वेश्चन। और बाकी का जो बचता है करंट अफेयर, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन।
और उसके बाद जो बचता है आपका उत्तराखंड, कम से कम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन समथिंग इस टाइप का आपका पैटर्न रहेगा यूकेपीएससी जो एग्जाम कराता है। अब आप मान के चले जीएस का रोल देखें, 15 15 30 और 30 और 12 कितना होता है 42, 42 में 12 जोड़ो 54, 54 में आप लोग 8 नंबर जोड़ो कितना होगा 62, 62 के आस बाद अगर आप लोग 15 नंबर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 77, उसके बाद 20 से 25 नंबर उत्तराखंड। अब सोचिए जीएस का कितना बड़ा रोल है, यानी जहां आप यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां आपको 40% क्या पढ़ना पड़ता है, उत्तराखंड पढ़नी पड़ती है, लेकिन जहां आप यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं वहां आपको 75% जीएस पढ़नी पड़ती है। यानी सीधा सीधा मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा जीएस। उत्तराखंड का बहुत भयंकर वाला रोल नहीं रहता है। उत्तराखंड का सीधा सीधा मतलब है अगर आपने परीक्षा वाणी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं ये भी नहीं कहूँ कि जिला सीरीज पूरी पढ़ जाओ, जिला सीरीज अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं रोक भी दोगे तो चल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ रखे हैं या जिला सीरीज जो भी है आप लोगों की जैसे भी आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने परीक्षा वाणी के साथ साथ विंसर ईयर बुक, ठीक है, इसका क्वेश्चन विंसर ईयर बुक से बहुत आता है, इसको ध्यान रखना है। यूकेपीएससी विंसर ईयर बुक से क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का क्वेश्चन यहां से आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है विंसर ईयर बुक में। इसका मैं नहीं कह सकता ये विंसर ईयर से कितना पूछेगा, लेकिन यूकेपीएससी अधिकांश मैंने ये देखा है विंसर ईयर बुक से उत्तराखंड के 4-5 क्वेश्चन पूछता है, 5-6 क्वेश्चन पूछता है। बाकी अगर आपने परीक्षा वाणी क्या क्या परीक्षा वाणी प्लस विंसर ईयर बुक अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, यानी इन दो किताबों को अगर आपने पढ़ा है तो आपका उत्तराखंड जितना भी आएगा उसका 80% मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। किससे? उत्तराखंड परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक से। यूकेपीएससी में 4-5 क्वेश्चन टिपिकल आ भी गए, 5-6 क्वेश्चन, आप तब भी 25 में से 22, 18, 19 नंबर तक पहुंच जाओगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यूकेपीएससी के एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चन आपके जनरल परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक से आ जाएंगे। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो आप परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक को जितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं उसके। और क्या करना है, जनरल नॉलेज बनाना है उत्तराखंड के बारे में, बहुत डेप्थ में, बहुत अंदर घुस के, ये है वो है, इसका मामा, इसका चाचा, रुद्रचंद का ये, श्यामचंद का ये, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है। आपको सिर्फ टॉपिक की हल्की फुल्की कमांड होनी चाहिए। और ध्यान रखना उत्तराखंड का भूगोल तो अच्छे से पढ़ना, जैसे पर्यटक स्थल वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं, कहाँ है, क्या है, ताल हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आपका उत्तराखंड का पोर्शन तो इससे हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, जो भी आपकी प्लानिंग है उत्तराखंड कितने, आप देखो मैंने क्या कहा आपको कट ऑफ के लिए 60 से 70% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, ये आपका एक टारगेट है कि आप इतना आप 60 से 70% मार्क्स लाने हैं। अब आपने कहा कि यार सर ने बताया है 20 से 25 नंबर उत्तराखंड से आने, यानी आपका जो टारगेट होगा, देखो आप उससे बेहतर स्कोर कर सकते हो। आपसे मैंने कहा आप 100+ स्कोर का आप टारगेट लेके चलिए, ठीक है, और इसमें शुद्धता होनी चाहिए, प्योर मार्क्स होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 110 115 नंबर लाते हैं तब आप कटकुट के 100 नंबर 95 भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको बर्डन में लेके अपने ऊपर भार ले लेते हो, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हो कि यार सोचोगे 150 नंबर का पेपर है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप हमेशा ये याद रखो इसके मार्क्स नहीं जोड़ने हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है और आपको इसको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाइड करने के लिए आपको ये मार्क्स जो है काफी होंगे। और इसके लिए एक बहुत सुंदर रणनीति बनाइए। उत्तराखंड के लिए आपने 20 से 25 नंबर आप परीक्षा वाणी के साथ विंसर ईयर बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी अगर आप ये दो किताबें पढ़ते हैं और आप पर डे इसको 3 से 3.5 घंटा देते हैं, यानी 3 से 3.5 घंटा इसको अगर आप पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, अगर आप पहली बात तो ये सोचिए, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है, आप पुराने स्टूडेंट है, तब तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ऊपर ऊपर एक आध बार विंसर ईयर बुक देख लेना, कोई इसमें करंट अफेयर से लिंक करती हुई चीज़, और विंसर ईयर बुक से वो जो इतिहास के कुछ फैक्ट वगैरह दिए वहां से भी क्वेश्चन पूछ देता हो, ठीक है। तो आपने अगर मेरे साथ पढ़ा है पहले से, तो आपको उत्तराखंड में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास पर्याप्त से भी अधिक मटेरियल है उत्तराखंड का, उतना वो पूछेगा ही नहीं, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। आप अगर जिसने लोअर पीसीएस का फॉर्म नहीं भी भरा है, वो प्रीलिम्स एग्जाम जब आपका हो जाएगा, पेपर देखना, आपके उत्तराखंड का अधिकांश क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नए बच्चे हैं तो आप परीक्षा वाणी और विंसर ईयर बुक को जितनी जल्दी खत्म हो सकता है वो कर लीजिए। पुराने बच्चे हैं तो आपको उत्तराखंड की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। जब आप ये चीज करेंगे 2 से 3 से 3.5 घंटा, तो आपका 20 से 25 में से कम 18 से 20 नंबर उत्तराखंड के आ
जाएंगे अगर आप 5-6 नंबर छोड़ भी दोगे। तो 18 से 20 नंबर आने का मतलब अब आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट बचता है वो कितने का बचता है, 80 और लाने का। यानी 100 का आप टारगेट लेके चले और उसमें से आपको लगभग कितने मार्क्स मिल गए, 20 नंबर, अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं इन दोनों किताबों को। और पुरानी मेरी वीडियोस देखिए, तब तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब आता है मेन रोल, जो सबसे बड़ा रोल निभाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका दिमाग खराब ना कर दे। हाँ, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, यूकेपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अधिक वैल्यू है, बहुत अधिक वैल्यू। यानी कहाँ, यूकेपीएससी और यूके इन दोनों के एग्जाम में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है करंट अफेयर का। ये करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है, ये कम पूछता है, हमेशा याद रखना। अब इसकी अपनी मजबूरी है, ये कम इसलिए पूछता है क्योंकि इसके पास स्कोप नहीं है। स्कोप इसने पैटर्न ऐसा बना रखा है कि 40% तो उत्तराखंड पूछ देता है, 20% आपका हिंदी पूछता है, बचा 40% उसके अंदर उसने जीएस भी पूछनी है, उसके अंदर उसने 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग भी देने हैं, उसने उसके अंदर करंट अफेयर भी, कंप्यूटर भी देना है, उसके अंदर कुछ और भी देना है। अब बताओ करंट अफेयर के लिए स्कोप कहाँ बचा, कहाँ देगा बताओ? 40 नंबर में ही सब कुछ समेटना है, तो इसके पास तो पूरा स्कोप है ना। इसने 100 नंबर का तो जीएस ही रख दिया। अब 100 नंबर के जीएस में करंट अफेयर तो ईजिली इंक्लूड करेगा ही करेगा। अब आपको जिसने इस करंट अफेयर में कमांड बनाई हुई है, करंट अफेयर आपको कब से कब तक का पढ़ना है, आपको 2020 का करंट अफेयर तो देखना ही देखना है। ठीक है, 2020 का देखना ही देखना है, और 2021 का जनवरी से कम अगस्त तक का या सितंबर तक, यानी विज्ञप्ति आने के पहले तक का आपने देखना ही देखना है। रहा इन 2020 में देखोगे फेमस क्वेश्चन जैसे नोबेल अवार्ड इनमें, ठीक है, इसके अलावा जो टेनिस गेम होता है फ्रेंच ओपन, वैसे 2020 का बहुत करंट अफेयर है नहीं। ठीक है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन ही रहा संपूर्ण विश्व में, तो अधिकांश इवेंट जो हुए थे वो क्लोज हो गए थे, तो हो सकता है आपको 2019 के देखने पड़े। अब 2019 जैसे ही जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ बैक ईयर में क्या करना होता है। जैसे आप जिस ईयर आपका एग्जाम है उस ईयर तो आप करंट अफेयर पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर आप बैक ईयर की करंट अफेयर पढ़ना होगा तो बैक ईयर सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट चीज पढ़ते हैं। जैसे अगर सपोज आपको पता है कि 2020 का ईयर ऐसा ही रहा, तो आपने 2019 की करंट अफेयर देखी। ठीक है, अब 2019 में क्या क्या देखोगे, नोबेल अवार्ड, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। इसके अलावा स्पोर्ट्स में कोई बड़ा इवेंट अगर होता है, कोई बड़ा जो चीज़ होती है, कोई विश्व कप वगैरह, या आईपीएल से भी क्वेश्चन पूछ देता हो कभी कभी, ये आईपीएल कौन जीता इस सेशन का, ये वो कब हुआ, यानी बहुत बड़े बड़े इवेंट जो है आपको पता चल जाएगा। आप सीधे सीधे 2019 की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखोगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर लिखोगे, तो आपको पूरा साल का एक लिस्ट आ जाएगी। आप ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार वगैरह 2019 की भी देखने हैं, 2020 के भी देखने हैं, और 2021 के तो अभी चल ही रहे हैं। हो सकता है आपका पीसीएस वगैरह जिसने भरा उसमें वो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देखने जो बहुत सुपर हिट रहते हैं। यानी आप अगर उसमें छोटी छोटी नहीं देखोगे, ये बैंक ने क्या किया, इसने क्या किया, किस राज्य में ये योजना, ऐसे नहीं आएंगे बैक ईयर के। बैक ईयर का आएगा तो अवार्ड, स्पोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और वो बहुत हाईलाइटेड चीज होंगे, या भारत सरकार ने कोई बहुत बड़ी डील की होगी, कोई परमाणु वगैरह का, परमाणु का नहीं सॉरी, जैसे ये स्पेस में वगैरह कुछ भेजना होगा, कोई मिशन होगा, मंगल मिशन, चंद्रयान मिशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं बैक ईयर के करंट अफेयर के। लेकिन आपका 2021 में पेपर है, तो यहाँ जनवरी से अगस्त तक का आपको ढंग से देखना होगा। कोई योजना अगर शुरू हुई है, कोई अवार्ड वगैरह यहाँ कुछ मिला है, कुछ हुआ है, इस टाइप का। ठीक है, और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आप लोग सीधे सीधे 2019-20 के महत्वपूर्ण, जैसे पहले आप क्या करोगे, 2019 के 100 क्वेश्चन निकाल देना, कोई बहुत महत्वपूर्ण जो इवेंट हुए होंगे, गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा, 2019 के 100 महत्वपूर्ण समसामयिकी क्वेश्चन डालना। लेकिन अगर आपको नोबेल वगैरह नहीं मिलते तो आप अपने स्तर पे तैयार करना, सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, यानी जो 2019 के पुरस्कार आप जरूर देखना, 2020 के समस्त पुरस्कार आप जरूर देखोगे, और साथ ही साथ 2021 में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है करंट अफेयर में। साथ ही साथ 2020 का मैंने आपको बता दिया। अब आता है सोर्स कहाँ से आए। सोर्स का क्या होगा, अगर आप लोगों के पास ऐसा सोर्स तो कुछ होगा नहीं, जैसे या तो आप रेगुलर उसको नोट करते होंगे डेली बेसिस पे, नहीं बचे तो 2 महीने बहुत होते हैं करंट अफेयर के लिए, गूगल वगैरह करना शुरू करो। गूगल में लिखो माह जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, माह फरवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, माह मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, इस प्रकार से आप लोग करंट अफेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या है चीज।
लोगों ने इस प्रकार से करंट अफेयर का काम किया। अब देखिए सबसे बड़ा क्या चीज़ है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जीएस का पोर्शन जो सबसे बहुत मतलब रोल निभाता है, यानी आपका 70% जीएस आती है। मैंने आपसे पहले कह दिया 70% का मतलब 150 का 70% नहीं है, ये जो 100 का जीएस है, क्योंकि आपके पैड पेपर में 100 जीएस है और उसके साथ 50 नंबर की आपकी रीजनिंग है, ठीक है। अब ये जीएस है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए रामबाण सिद्ध होगा, जो मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लासेस कराई हैं। यानी आपको मैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास कराता हूं, आपके पेपर तक, आपका 12 दिसंबर को होगा, तब तक आपकी ऑल एनसीईआरटी कंप्लीट, ठीक है। वन लाइनर सारे कंप्लीट, वन लाइनर सबके सब क्या हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी यहाँ एग्जाम तक 12 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। वादा मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या क्या होना है, इकोनॉमी के तो मैं कराऊंगा नहीं करंट अफेयर, मतलब ये क्योंकि वो हो चुके हैं इकोनॉमी। जिसने देखिए लास्ट की 4 क्लासेस, शायद मैंने उसके 4 या 5 क्लासेस इकोनॉमी की दी हैं, ये आपके एनसीईआरटी के हो गए। अभी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो 70% ना, इसमें 30% तो कहीं नहीं गया एनसीईआरटी से, यानी 25 से 30 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड दिख जाएंगे, ये बहुत आसानी से दिख जाएंगे। और आपने मेरी क्लासेस देखी तो आपको इस 70% में काफ़ी फायदा होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने करा दिए हैं एनसीईआरटी, और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बड़ा रोल निभाता है, याद रखना। जीएस के अंदर आपका मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल निभाएगा, अभी भी कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आधुनिक भारत जिसको कहते हैं। अब आपका रहता है मेडिवल हिस्ट्री, ये मैं आपको जल्दी करा दूंगा, संभवतः कल से आपको मैं मेडिवल हिस्ट्री कराऊं। ध्यान से चलना, साथ साथ लेके चलना, मध्यकालीन भारत। उसके बाद ये दीपावली की जो छुट्टियां होती हैं मेरी, यानी नवंबर स्टार्टिंग से आपको एंशिएंट हिस्ट्री एनसीईआरटी दिखने लग जाएगी, एनसीईआरटी, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपका 10 नवंबर से पहले पहले आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद बचता है एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने आपको मैप कराया था, ये आपको याद होगा, 6 महाद्वीपों 5 महाद्वीप करा चुका हूं मैं, एशिया बचा है। इन महाद्वीपों को ढंग से पढ़ लेना, आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आपके इन महाद्वीपों से आएंगे, ठीक है। जो मैं तैयारी कराता हूँ बहुत दीर्घगामी दृष्टि से कराता हूँ, यानी ऐसा है ग्रुप सी के साथ साथ मुझे आप लोगों को भी देखना है, क्योंकि मुझे पता है ग्रुप सी में मार्क्स जीएस के कम आते हैं, लेकिन अगर वो बीच से कहीं से भी पकड़ सकता है। अब हम क्या करें बताओ, अगर हम हर चीज ये सोचे कि सर कि इंपोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगी, तो हमारा पेपर ही नहीं सॉल्व होगा। ऐसी गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। आपको मैंने जो महाद्वीप करा रखे हैं, विश्व भ्रमण करा रखा है, यानी महाद्वीप वाला पोर्शन, वो आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। 5 महाद्वीप करा दें, जल्दी मैं आपको एशिया महाद्वीप भी करा दूंगा। यानी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए 15 नवंबर आने तक आपके भूगोल, 15 से 20 नवंबर लगा लीजिए, 20 नवंबर आने तक आपकी एनसीईआरटी भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी भूगोल का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब एक मेरे लिए और टास्क हो गया, बाई चांस ये 20 नवंबर का, ये मतलब नहीं है कि आप 20 नवंबर ही इसको समझो, ये पहले भी कंप्लीट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी कनिष्ठ सहायक वगैरह का एग्जाम है। अब मेरा अगला टारगेट होगा कि मैं मेडिवल हिस्ट्री के आपको फैक्ट जल्दी से जल्दी करा दूं। जैसे ही मेरे मेडिवल हिस्ट्री के फैक्ट कंप्लीट होंगे, मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ओर आ जाऊंगा। अब आपके पास क्या बचता है, पॉलिटिकल साइंस में एनसीईआरटी के बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, जितने होंगे वो मैंने करा दिए होंगे। कहाँ कराए होंगे, आपको मैंने जो पॉलिटी की वीडियोस दे रखी है, पॉलिटी की 2 या 3 वीडियोस और बची हैं, लोअर पीसीएस का एग्जाम होने तक वो मैं करा दूंगा। यानी उसके अंदर आपको जैसे आपातकाल है, वित्त आयोग है, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अलावा पंचायत वगैरह तो करा दी है मैंने। इस टाइप के जो टॉपिक्स होंगे या राज्य हाईकोर्ट वगैरह, ये मैं आपको आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा। यानी आपका एनसीईआरटी तो आपके मतलब एग्जाम तक, एनसीईआरटी ये तो एग्जाम तक कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। ये कंप्लीट है मेरी ओर से। दूसरा, आपको पॉलिटी वगैरह का जो बचा है पोर्शन, वो भी मैं करा दूंगा। जब आप इतना करोगे, आपने इतने दिनों से घर में क्या किया, मुझे अब ये बताओ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो ये कर दिया, आपने मेरी सुनी। अब अपनी आत्मा से पूछो, एक बार अपनी आत्मा को जगाओ, अंदर से आवाज लगाओ, एकांत चित्त होके बैठो, आंख बंद करो, आंख बंद करके ये पूछो, यार सर इतना करा तो रहे एनसीईआरटी, एक ईमानदारी से क्वेश्चन अपने आप से पूछो, आंख बंद कर लो और ये कहो, बेटा तूने क्या पढ़ा आज तक? खुद से पूछो। आत्मा आवाज देगी कि यार तूने ल्यूसेंट और घटना चक्र तो पढ़ा ही पढ़ा है। अब बताओ कौन रोक रहा है सिलेक्शन? किसने कहा सिलेक्शन रोकने को? क्या मैंने कहा?
अपनी गलती किसी दूसरे पे मत थोपना। अगर घर में बैठ के कुछ नहीं पढ़ रहे हो, यानी मेरे वीडियो कहेंगे कि यार सर एनसीईआरटी कराएंगे, मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन, सब चीज़ दे रहा हूँ, यानी आपको सिखा रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो भी बता रहा हूँ, और प्लानिंग भी बता रहा हूँ। ये नहीं कि 150 में से 150 नंबर लेके आओ, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जितना बता रहा हूँ वो काफ़ी होता है। अपने स्तर पे क्या तैयार किया, अगर अपने स्तर पे ल्यूसेंट तैयार की है तो 110% मान के चलो पीसी, ये लोअर पीसीएस का प्री आपका क्वालिफाई हो गया है। और ये 150 मत मान के चलना, इसको 100 नंबर के हिसाब से लेके चलो, टारगेट वाइज बनाओ, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने उत्तराखंड का पोर्शन कहा, आप मान के चलो 25 में से 20 नंबर, 18 से 20 नंबर आप वहां ले आओगे। करंट अफेयर कहा 15 नंबर की करंट अफेयर आएगी तो 5 नंबर तो ला ही सकते हो यार, 1/3 जितना मैंने बताया आपको, ठीक है। आता है जीएस का पोर्शन, जीएस आती है लगभग 70 मार्क्स की। एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो कम से कम आपका जितना मैंने करा रखा है 30 से 40 नंबर की जीएस वहीं कहीं से आपको दिख जाएगी, उसी के इर्द गिर्द आपकी जीएस घूमेगी, जितना मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। यानी अभी सिर्फ एनसीईआरटी कह रहा हूँ, अभी तो मैंने और सब्जेक्ट तो बताया ही नहीं मैंने। अब विश्व भूगोल, विश्व इतिहास मत पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में लगे हो, लोअर पीसीएस में विश्व इतिहास नहीं आती, इसको कान खोल के सुन लो, वहाँ भी विश्व इतिहास को मत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30-40 नंबर की आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी, यानी आपका 70 मार्क्स का जो जीएस है उसमें से एनसीईआरटी का पोर्शन देख रहे हो कितना है, 30 से 40, कितना भारी भरकम पोर्शन है। और इसीलिए मैं आपसे कहता ना एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इसलिए मैं मजाक नहीं करता, जो चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। और इस एनसीईआरटी में महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका महाद्वीप से क्वेश्चन दिखेंगे, और महाद्वीप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देख लेना जिस दिन पेपर होगा, पुराने पेपर भी उठा लो। एशिया महाद्वीप जिस दिन करा दूंगा, भूगोल में बहुत अच्छी आपकी कमांड हो जाएगी। अब देखो, कई जलधाराएं वगैरह मैंने कराई थी, अगर पुराने लोग जो देख रहे होंगे आप उसी फोल्डर में जाके वहां चेक कर लेना, एक एनसीईआरटी करके फोल्डर बना था, मेरी पुरानी वीडियोस थी मेरे, वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको उसमें, तो वहां आपको कई भूगोल की वीडियोस मिलेंगी। यानी कहने का मतलब है आपकी एनसीईआरटी में कंप्लीट करा दूंगा तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा 30 से 40। 30 नंबर भी अगर आप लेके आते हो तो इसमें कितने हो जाएंगे, देखो प्लस 30 नंबर तो कितने हो गए, 30 और 5 35, और 20 कितने हो गए, 55 नंबर लगभग, ठीक है। आप पहुंच गए कितने, 55। अब आपकी जिम्मेदारी आती है, मैंने आपसे कहा ल्यूसेंट वगैरह क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कैसे पढ़ लो, क्या पढ़ लो, कुछ भी नहीं होगा। जो बचा हुआ पोर्शन है, उस बचे हुए पोर्शन में अगर आप 15 से 20 नंबर भी लेके आते हो, यानी कहीं ना कहीं 30 से 40 में से 30 वहां से, और 20 नंबर का आप यहां से लेके आते हो पोर्शन अपने स्तर से जो आपने ल्यूसेंट से पढ़ा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 20 नंबर हो सकता है यहीं से आ जाए एनसीईआरटी वगैरह से, तब जाके आप कितने पहुंच जाओगे, 30 और 20 50, और 5 55, और 55 में 20 75 मार्क्स है, ठीक है। ये पहुंचे आप 75 मार्क्स। अब आता है आपका 50 नंबर का रीजनिंग वाला पोर्शन। यार कितने भी गए गुजरे क्यों न हो, अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, कुछ तो पढ़ रहे होगे रीजनिंग में, कुछ तो प्रैक्टिस कर रहे होगे, हल्के फुल्के क्वेश्चन जो मिनिमम दर्जे का भी है, जिसको सबसे कम रीजनिंग भी आती है, वो भी 20 नंबर लेके आएगा, मेरा भरोसा है। क्योंकि इतने भी मतलब कोई किसी का दिमाग इतनी भी मतलब काम न करे ऐसा बहुत मुश्किल है, जिसका नाम ही तर्क शक्ति है। ये आप, ये तो तर्क शक्ति भी ना आपके दिमाग की शक्ति हुई। अब इसमें मेरे दिमाग का यूज करके क्या करोगे बताओ, मैंने अपने दिमाग के हिसाब से अपना किया, आपने अपने दिमाग के हिसाब से अपना किया, जिसका भी सही लॉजिक बैठ गया। तो 20 नंबर अगर आप लेके आओगे तो आप कहीं ना कहीं 95 के रेंज में पहुंच गए, जो कि इनफ है क्वालिफाई करने के लिए। अब ये किस कंडीशन में, आप अगर शॉर्टेस्ट अगर पाथ अपनाते हैं, शॉर्टेस्ट रूट अपनाते हैं, जहां से आपको छटनी करके निकालना है, जबकि अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी ये बहुत स्ट्रांग होती है, वो 35 से 40 नंबर इस पोर्शन में खींच के ले आते हैं, ठीक है। जिसकी स्ट्रांग है, जिसकी अच्छी है, वो ये सोचना 35 से 40 नंबर तो वो यहीं खींच के ले आता है। दूसरा, जिसकी जीएस कमजोर है, एनसीईआरटी जो मैंने करा रहा, मैं कह रहा आपको कम से कम 30 नंबर ले आओगे। 30 और 35 कितना होता है, 65 मार्क्स। उसके अलावा जो आपका उत्तराखंड है, 2 पोर्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आप कम से कम 15 नंबर लेके आओगे, जो कि 80। और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है जीएस का, वहां अगर आप 15 नंबर भी लेके आते हो अपने स्तर पे, तब भी आप 95 पहुंच जाते हो। एग्जाम निकालने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है, प्लानिंग के साथ एग्जाम निकलता है, बिना रणनीति की कोई एग्जाम नहीं निकलता। कितने बड़े योद्धा, महायोद्धा क्यों न हो, कितने ही संसाधनों से संपन्न क्यों न हो, तब तक मैदान जंग को फतह नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास एक उचित रणनीति नहीं होगी। और उचित रणनीति होगी, आपका एग्जाम निकलेगा, आपको मजा आएगा, आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते रहोगे, अपने छोटे भाइयों बहनों को समझाओगे ऐसे करना होता है, ये करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने मिनिमम जो हमारे पास रिसोर्सेज है, मिनिमम समय में हम लोग मैक्सिमम अगर रिजल्ट देना चाहते हैं, हमें ये सोचना होगा कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई
क्वालिफाई करें। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें प्री टॉप करना है, क्योंकि कई लोगों का ये टारगेट होता है मैं प्री में टॉप कर दूंगा। भाई क्या करेगा प्री में टॉप करके, वो तो क्वालिफाई पेपर है। आपको प्लानिंग करनी है प्री को क्वालिफाई करने की, ना कि प्री को टॉप करने की। टॉप करने की करोगे समय निकल जाएगा। तो अच्छी स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्या हो पाएगा, क्वालिफाई हो पाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन है आपके पास बचता है टाइम। अब टाइम कैसे मैनेज करोगे, देखो उत्तराखंड का जो मैंने बताया है, आप किसी भी केस में 2 से ढाई से 3 घंटा उसको निकालिए। 2-2.5 घंटा, बहुत समय मत देना। आपने अगर पहले उत्तराखंड पढ़ी तो आप बल्ले बल्ले कीजिए, आपका काम बन जाता है, उससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो वो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर देना, उतना तो होता ही है हर एग्जाम में। 100% अगर हर किसी एग्जाम में आ जाए तो फिर कट ऑफ 100% चली जाएगी। इसीलिए तो कट ऑफ नीचे आती है 60%, 75%, 60%। इसीलिए तो क्यों होती है कट ऑफ नीचे। तो उत्तराखंड की 2 से ढाई घंटे पढ़ाई करो, बहुत ज्यादा समय उत्तराखंड को मत देना, बहुत अधिक समय देने की जरूरत है जीएस को। बिना जीएस पढ़े जाओगे वहां धराशायी हो जाओगे, आत्मा परमात्मा को मिल जाएगी, शहीद ना हो जाओ। इसीलिए रिक्वेस्ट है यूके पीएससी के साथ जीएस में मजाक मत करना। यूके पीएससी का मैक्सिमम पोर्शन जीएस का है, मिनिमम पोर्शन उत्तराखंड का है, जबकि यूके ट्रिपल एससी का मैक्सिमम पोर्शन उत्तराखंड का है, मिनिमम पोर्शन जीएस का है। तो 2 से ढाई घंटा उत्तराखंड पढ़ो, 4 से 4.5 घंटा आपको जीएस में टाइम देना है, और खासकर एनसीईआरटी जीएस में। मैं अपने स्तर से तैयार कर रहा हूं, आपने घटना चक्र लुसेंट जो पढ़ी, आप बिंदास्त होकर पेपर देने जाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए मैथ्स रीजनिंग की, ठीक है। मैथ्स से नहीं कहेंगे, उसको रीजनिंग कहेंगे। और जो उसने सिलेबस में टॉपिक दिया है, अगर आपकी रीजनिंग कमजोर भी है तो उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे हजारों चैनल है, ठीक है, कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, वो आपको समझा देगा। आप सिलेबस में जाइए, सिलेबस के हिसाब से उसको तैयार कीजिए। आपकी बातें समझ आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप लोग मेहनत करना मत छोड़ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, एक नए उत्साह के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।